हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे एजुफाई हब में। और हम एक बार फिर से आपके सामने आए हुए हैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के। तो हम आज आपके साथ शेयर करेंगे ढेर सारे क्वेश्चन ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हैं, कुछ पीछे आए भी हुए हैं। तो मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ कैसे इन क्वेश्चंस का आंसर देना होता है फास्ट और जल्दी। तो हम आपको यहाँ पर तैयार करा रहे हैं आपके अपने, मोस्ट प्रोबेबल हो सकता है नीट का एग्ज़ाम फिर से हो जाए, तो री नीट के लिए हम आपको वापस तैयार करा रहे हैं कि आप मानसिक रूप से मजबूत हो जाएं। इसलिए आप आइए हमारे साथ फिर से जुड़िए। और ये हमारे पास आ रहा है MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जो हम पहला सवाल आपके सामने लेकर के आ रहे हैं। सीधे डायरेक्ट बात सवालों पर, बाकी सब बकवास, ठीक है ना। मेरा ये देखिए क्या बोल रहा है पहले सवाल में, यूजिंग एनहाइड्रस AlCl3 एज अ कैटलिस्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन प्रोड्यूस इथाइल बेंजीन, यानी बेंजीन रिंग पर इथाइल ग्रुप जुड़ जाए, ठीक है ना बेटा। तो हमारा कौन सा जो CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, ये AlCl3 की प्रेजेंस में बहुत आसानी से बेंजीन रिंग पर जुड़ जाता है, ठीक है ना। तो क्या होता है, ये जो CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, ये AlCl3 की प्रेजेंस में बेंजीन पर जुड़ता है और हमको बना के देता है इथाइल बेंजीन। अब देखिए यहाँ पर जो जुड़ेगा तो ये CH3 में इलेक्ट्रॉन, भाई हमको मालूम ना AlCl3 इलेक्ट्रोफाइल होता है, इलेक्ट्रॉन चाहने वाला होता है। तो इलेक्ट्रॉन कहीं से लेना चाहता है, इसके पास है का नहीं। यहाँ पर अगर होता तो ये आइसोप्रोपाइल बेंजीन बनता, इथाइल बेंजीन नहीं बनता, ठीक है जी। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। आइए दूसरे सवाल पर देखिए क्या बोल रहा है सेकेंड प्रॉब्लम में, हाइड्रोकार्बन A रिएक्ट्स विद ब्रोमीन बाई सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी कोई A है वो ब्रोमीन से रिएक्शन कर रहा है, ठीक है ना। और क्या बना ले रहा है, एक हाइड्रोकार्बन है एल्केन, और ये ब्रोमीन से रिएक्शन करा रहा है, RBr बन रहा है, यानी बाई सब्स्टिट्यूशन टू फॉर्म एल्काइल ब्रोमाइड बना दिया। विच बाई वुड्स रिएक्शन, ये वुड्स रिएक्शन से रिएक्शन कर रहा है, माने सोडियम से, और एक हाइड्रोकार्बन बना रहा है। बोल रहे हैं हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग लेस देन 4 कार्बन एटम, 4 से कम होना चाहिए। अब 4 से कम तो हमारा 2 या 3 हुआ, ठीक है ना। यानी इससे जो हमारा बनेगा या तो 2 कार्बन वाला बनेगा या फिर वो 3 कार्बन वाला बन सकता है। 4 से कम यही तो हुए दो। हमें मालूम है वुड्स रिएक्शन इज सुटेबल टू प्रिपेयर सिमेट्रिकल एल्केन, यानी सिमेट्रिकल माने इवन कार्बन कंटेनिंग एल्केन। ऑड के लिए सुटेबल नहीं है। ऑड के लिए आपको 2 अलग अलग एल्काइल हैलाइड लेना पड़ता है, तो उसमें हमेशा मिक्सचर बन जाता है। इसलिए ज़्यादा सुटेबल किसके लिए है, सिमेट्रिकल एल्केन के लिए। तो ये वाला हमारा सिमेट्रिकल हुआ और ये नहीं हुआ। 4 से कम बोल रहा है तो 4 से कम तो हमारे 2 ही बन सकते हैं, या तो 2 वाला या 3 वाला। 3 वाले के लिए सुटेबल नहीं है वुड्स रिएक्शन। कौन सा बना फिर 2 वाला, तो ये R हमारा कौन सा रहा होगा, CH3Br। तो इसका मतलब ये क्या रहा होगा, CH4। सो आंसर इज D। क्लियर हो गया ना। नेक्स्ट देखो बेटा, अगला प्रॉब्लम देखिए यहाँ पर, इसमें क्या बोल रहा है, द नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स इन पेंट टू इन 4 आइन। अब अगर मैं इसका पूरा स्ट्रक्चर बनाऊं तो देखो इसमें टाइम लगेगा। तो मैं इसमें पहले चेक करूंगा पाई बॉन्ड से क्या ऐसा कोई आंसर है इसमें पाई हमारा टैली कर रहा है। अगर वो टैली कर जाए, उससे 2 आंसर हो, तो फिर हमको आगे स्ट्रक्चर बनाना चाहिए। या चेक करिए, पेंट 2 पर इन है, 4 पर आइन है, तो आइन में हमारे ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, यानी 2 पाई। इन में हमारा हो गया 1 पाई, यानी टोटल हो गया 3 पाई। यहाँ 9 पाई, 3 पाई, 5 पाई, 2 पाई, तो 3 पाई तो एक ही में है, तो आंसर हो गया।
हो गया ना, बिना स्ट्रक्चर बनाए हुए। हाँ, अगर ऐसा कोई और भी होता फिर मैं ओपन करता, स्ट्रक्चर पूरा बनाता, फिर सिग्मा और पाई गिनता, देन बताता। क्लियर? अब बेटा मिलाओ, अगला देखो, विच नॉमेनक्लेचर इज नॉट अकॉर्डिंग टू IUPAC सिस्टम। बोलते हैं कौन IUPAC के अकॉर्डिंग नहीं है। तो पहले मैं बोल रहा हूँ 1 ब्रोमोप्रोप टू इन। भैया इसमें तो नंबरिंग हमको इन की साइड से करना होता है ना, तो कौन सा बना हमारा, बनना चाहिए था 3 ब्रोमोप्रोप 1 इन, यानी 3 ब्रोमोप्रोपिन। और ये क्या बोल रहा है 1 ब्रोमो। तो यही वाला जो सवाल है ये जो है हमारा IUPAC के अकॉर्डिंग नहीं है। बाकी में देखिए जरा इसको भी चेक कर ले, ये तो आंसर मिल गया ना, लेकिन हम लोग चेक कर ले रहे अपने लिए। तो नंबरिंग भैया इधर से करेंगे क्योंकि सेट छोटा मिल जाएगा। ये देखिए तो क्या मिल जाएगा 4 ब्रोमो 2 पर और 4 पर डाइमिथाइल हेक्सेन। आगे इसमें चलिए तो इधर देखिए 1 2 3 4 5। तो भैया हमने इधर से क्यों नंबरिंग करी, सेट छोटा मिल गया 2 और 3। तो देखो 2 पर मिथाइल हो गया, 3 पर फिनाइल पेंटेन, बिल्कुल सही ना। अब इसमें देखो मेन हीरो तो COH हो जाएगा ना। तो ये देखो क्या मिला 1 2 3 4, ये 5, ये 6। तो क्या मिल गया 5 पर ऑक्सो हो गया, और ये हेक्स 6 कार्बन हेक्स सिंगल बॉन्ड NCOH को बोला ओइक एसिड। डन। अब देखो इतने नेक्स्ट प्रॉब्लम पर आ रहे हैं, कहते हैं इनको जरा मैच तो करा दो। ये कोई मिक्सचर है और इनको ये सेपरेट करने का टेक्निक है। तो देखो इधर ग्लिसरॉल फ्रॉम स्पेंट लाइफ, आपको पिछले वीडियो में भी बताया था, ग्लिसरॉल पानी में डिसॉल्व हो जाता है तो उसके लिए स्टीम डिस्टिलेशन मेथड ठीक नहीं है। अपने बॉइलिंग पॉइंट पर डिकम्पोज हो जाता है और क्या होता है पानी में डिसॉल्व हो जाता है, इसलिए उसके लिए मेथड ठीक नहीं है। तो एक के लिए कौन सा हो गया डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर, एक का हो गया थर्ड। तो देखो एक का हो गया थर्ड, एक आंसर, दैट्स ऑल, काम खत्म हो गया ना। लेकिन अगर हम पूरा चलें तो देखो बी का बोल रहा है फोर्थ, यानी क्लोरोफॉर्म और एनिलीन को हम डिस्टिलेशन मेथड से अलग करते हैं। ये देखिए फ्रैक्शंस ऑफ क्रूड ऑयल। तो जब आप डिस्टिलेशन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करोगे तो अलग अलग फ्रैक्शन आपको ये मिल जाएगा क्रूड ऑयल का, ठीक। यानी इसका कौन सा हो गया सेकंड। एनिलीन और वाटर को हम स्टीम डिस्टिलेशन मेथड से अलग करते हैं, इसका आंसर हो गया फर्स्ट। क्लियर? वैसे हमने एक ही से जान लिया था। अब आइए मिलाइए, द करेक्ट ऑर्डर फॉर द रेट ऑफ अल्फा बीटा डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, यानी हैलोजन जिस कार्बन पर जुड़ा होगा उसको अल्फा बोलेंगे, उसके बगल वाला कार्बन बीटा बोलेंगे। तो एक हमारा हैलोजन अल्फा से निकलेगा तो बीटा से हमारा हाइड्रोजन निकलेगा। तो अल्फा बीटा एलिमिनेशन में हमारा जो जेटसेप रूल होता है वो बोलता है कि हम डिस्प्रोटिनेशन यानी हाइड्रोजन वहाँ से हटाते हैं जहाँ पर हाइड्रोजन का नंबर कम होता है। मॉडर्न कॉन्सेप्ट में बोले तो हम हाइड्रोजन वहाँ से हटाएंगे जहाँ से हटाने के बाद मुझे मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन, पहले तो हमको मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन बनाना है, फिर हमें हाइड्रोजन हटाना है। वहाँ से हटाएंगे जहाँ से हमको मोस्ट स्टेबल एल्कीन मिले। क्लियर? तो यहाँ पर चेक करिए, इसमें से मैंने यहाँ से ये हाइड्रोजन हटाया है तो ये देखो CH2 था, अब यहाँ पर से ये CH2 है, यहाँ से एक हाइड्रोजन हटेगा, एक यहाँ से हटा एक यहाँ से हटा, तो क्या बन जाएगा ये देखिए कंपाउंड एक बहुत ज़्यादा स्टेबल। जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उसके बनने का चांस उतना ही ज़्यादा होगा। डबल बॉन्ड छोड़ दिया, डबल बॉन्ड रेजोनेंस यानी इसमें सबसे तेज होगा। अब यहाँ पर देखो बेटा, ये आपने यहाँ से CH2 आई था और ये CH2 यहाँ से आई हटाए, यहाँ से H, तो ये वाला कंपाउंड आपका बन गया। इस वाले में देखो यहाँ से CH था, ये आपका CH3, ये आपका CH2। तो यहाँ से अगर आप I हटाओगे तो हाइड्रोजन कहाँ से हटाएं, या तो यहाँ से ये बीटा है या तो ये बीटा है।
तो जेट से बोलते हैं वहां से हटाओ जहां पर हाइड्रोजन का नंबर कम है, तो यहां से हटेगा। अब जब हट जाएगा तो ये देखो एल्कीन बनाओ, कौन सा बनेगा, ये वाला। अब इसमें जो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा उसी का बनने का चांस सबसे ज़्यादा होगा। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल फर्स्ट वाला, तो फर्स्ट सबसे तेज 2 जगह पर आया। अब इन दोनों में ज़रा चेक करो बेटा, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन ये, 3 हाइड्रोजन ये, 6 हाइपर कंजुगेशन मिलेंगे। यहाँ पर 2 हाइड्रोजन ये, यानी 2 हाइपर कंजुगेशन मिलेंगे। जितना ज़्यादा हाइपर कंजुगेशन उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा हुई। देखो ना डबल बॉन्ड, इसका ये वाला जो कार्बन है डबल बॉन्ड वाला छोड़ करके ये कार्बन, इस पे जितने भी हाइड्रोजन होंगे, ठीक है ना, वो सब किस में जाएंगे भाई, वो सब हमारे हाइपर कंजुगेशन में जाएंगे। तो 6 हाइपर कंजुगेशन, इसका मतलब इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा। तो फर्स्ट के बाद थर्ड, थर्ड के बाद सेकेंड होना चाहिए। तो आंसर कौन सा हो गया, डी हो गया। क्लियर होगी ना बात बेटा। अब मिलाइए जरा, देखते हैं एक अगला पॉइंट। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल अंडरगोज रेसिमाइजेशन, यानी रेसिमाइजेशन यानी रेशमिक मिक्सचर की फॉर्मेशन। आपको मालूम है अगर वहां पर एसिमेट्रिकल कार्बन एटम कहीं पर होगा, ठीक है ना, और वहां सीएल हटा के हम OH जोड़े, एक्वस के OH क्या करता है, हेलोजन हटा के OH जोड़ता है। तो एसिमेट्रिकल कार्बन एटम कहीं होगा तो वहीं पर रेशमिक मिक्सचर बनने का चांस होगा। पहले तो जरा चेक करें भैया, इसमें एसिमेट्रिकल कार्बन एटम नहीं है, टीम खत्म, बेकार। इसमें भी एसिमेट्रिकल कार्बन एटम नहीं है, बेकार। इसमें एसिमेट्रिकल कार्बन एटम नहीं है, देखो कहीं पर भी, इसलिए भी बेकार। अब एसिमेट्रिकल कार्बन एटम देखो तो खाली यहां पर है, तो यही आंसर हो गया भैया। वो Cl को हटा देगा, आपको मालूम है ये Cl हट जाएगा तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और ये देखिए ये ट्रायगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर हो गया। जब ट्रायगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर हो गया तो अटैक जो OH माइनस आयन का यानी एनायन का इधर से भी हो सकता है और इधर से भी हो सकता है। तो इधर से होने पर डी फॉर्म, इधर से होने पर एल फॉर्म, या वाइस वर्सा, यानी इधर से भी उतना ही चांस है, इधर से भी उतना ही चांस है। तो 50% डी फॉर्म और 50% एल फॉर्म बनने का चांस है यहाँ पर। तो ऐसा जो 50% डी और 50% एल का जो मिक्सचर है उसी को क्या बोलते हैं, रेशमिक मिक्सचर। तो यहाँ पर रेशमिक मिक्सचर बनने का चांस है किसमें, 4th आंसर में। क्लियर हो गया। बाकी में कहीं एसिमेट्रिकल कार्बन ही नहीं है भैया, तो कहाँ से बना लोगे। ओके, अब आओ नेक्स्ट देखो बेटा। यहाँ पर इस वाले में बोल रहे हैं कि भाई एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, एक्स से रिएक्शन करके अल्कोहल में आ रहा है, और ये देखो ये एल्कीन है, इस एक्स से रिएक्शन करके अल्कोहल में जा रहा है। तो आपको मालूम है ये जो B2S6 है ये क्या करता है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन करता है। देखो हाइड्रोबोरेशन कर दिया इस वाले में, तो इससे बनेगा, अगर मैं हाइड्रोबोरेशन कराऊं तो ये रहा RCH और ये डबल बॉन्ड CH2, और ये देखो B2S6 से रिएक्शन, तो ये बनेगा RCH2CH2 होल थ्राइस B, और फिर इसका हम H2O2 से ऑक्सीडेशन कराएंगे तो मिलेगा RCH2CH2, और ये जहाँ पर B है वो हट करके वहाँ आएगा OH, बन गया। तो ये जो मेथड हमारा बनाने का ये हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन से, बाकी इनमें से किसी से भी आप वो अल्कोहल नहीं बना पाओगे, ठीक है ना। तो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन मेथड से बनता है, तो इसका मतलब B2S6 वो देखो यहाँ पर भी काम करेगा। B2S6 THF वो क्या करता है, कार्बोक्सिलिक एसिड को सीधे अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है, रिड्यूसिंग एजेंट है। हो गया ना। तो दोनों के लिए एक ही आंसर कौन सा, ए यानी B2S6। आप मिलाते हैं बेटा। बोल रहा है आइडेंटिफाई द मेजर प्रोडक्ट PQR इन द फॉलोइंग सीक्वेंस। आपको मालूम है एनहाइड्रस Cl Cl को अपने साथ ले जाएगा, तो जब अपने साथ ले जाएगा तो क्या बनाएगा, CH3 CH2 CH2 पॉजिटिव। एंड वी नो दैट 1 डिग्री कार्बोकैटायन से ज़्यादा स्टेबल कौन सा होता है, 2 डिग्री कार्बोकैटायन। एक हाइड्रोजन यहाँ से शिफ्ट होकर इस पर आ गया, और ये देखिए आपके सामने
2 डिग्री कार्बोकैटायन बन गया अपने आप, कुछ करना नहीं। अब ये जो 2 डिग्री कार्बोकैटायन है यही बेंजीन रिंग पर अटैक करेगा। तो जब ये बेंजीन रिंग पर अटैक करेगा तो आइसोप्रोपाइल बेंजीन बनने का चांस हुआ। आइसोप्रोपाइल बेंजीन यहाँ पर है, ये नहीं है, ये आइसोप्रोपाइल बेंजीन नहीं है, और ये है, 2 जगह पर आइसोप्रोपाइल बेंजीन बन गया। डन। अब बेटा देखो अगला स्टेप, यानी बी और ए तो कहानी खत्म ना भाई, बोलो। अब मिला लो बेटा, देखो अब मैं यहाँ पर जब आइसोप्रोपाइल बेंजीन बनाऊंगा तो देखो आगे क्या हो रहा है। इसके बाद बोल रहा है कि मैं इसका ऑक्सीजन से रिएक्शन कर रहा हूँ। तो देखो जो ये आइसोप्रोपाइल बेंजीन है उसका ये O के साथ H आ जाएगा। जो भैया यहाँ पर H था ना वो बहुत आसानी से ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो देखो पेरोक्साइड वाला लिंकेज बन गया। अब क्या हो गया, ये बॉन्ड इन दोनों के बीच में पहुंचा तो फिनाइल यहाँ पर आ गया, क्योंकि मिथाइल और फिनाइल में फिनाइल की शिफ्टिंग आसान हो गई। तो ये भैया फिनाइल यहाँ पर पहुँच बन गया फिनॉल, और वो बन गया एसीटोन। तो यानी CH3 C डबल बॉन्ड OCH3 यानी एसीटोन और फिनॉल, दैट्स द आंसर। इसमें ये वाली बात तो सही थी, ये वाली बात भी सही, ये वाली बात गड़बड़ हो गई। फिनॉल नहीं बन रहा है, कीटोन बन रहा है, ठीक है ना। सो आंसर डी इज करेक्ट। क्लियर हो गया। अब देखो बेटा मिलाओ नेक्स्ट पॉइंट। बोला द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग कन्वर्जन, इस कन्वर्जन में बताइए। हमें मालूम है NaBH4 एक ऐसा रिड्यूसिंग एजेंट है जो एल्डिहाइड कीटोन को अल्कोहल में कन्वर्ट करता है, याद होना चाहिए, ठीक है ना। यानी ये एक स्पेसिफिक रिएजेंट है जो एल्डिहाइड और कीटोन को अल्कोहल में बदलता है विदाउट अफेक्टिंग C डबल बॉन्ड C और C ट्रिपल बॉन्ड C। यानी इन को और आइन को टच नहीं करता है, सिर्फ एल्डिहाइड और कीटोन को किस में बदल रहा है, अल्कोहल में। तो देखो ये NaBH4 है, तो इसको क्या करेगा, पहले अल्कोहल में बदल देगा। देखो मैं यहाँ पर इसको अल्कोहल में बदल करके दिखा रहा हूँ, ठीक है ना बेटा। ये देखिए अल्कोहल में बदल करके दिखा रहा हूँ, ये चेक करिए। यहाँ पर आ गया OH, ये आ गया CH2, ये आ गया CHOH, ये आ गया CH3। बोलो बेटा। अब H2SO4 का काम होता है पानी निकाल लेना, डिहाइड्रेशन। तो आपको मालूम है यहाँ से एक पॉजिटिव बनेगा, एक यहाँ पर पॉजिटिव बनेगा, और जेटसब रूल बोलता है कि वहाँ से हाइड्रोजन हटाएंगे जहाँ से मुझे ज़्यादा स्टेबल एल्कीन मिले, ठीक है ना। तो आप देखो ज़्यादा स्टेबल कहाँ मिल पाएगा, या तो डबल बॉन्ड छोड़ दिया, डबल बॉन्ड ये रेजोनेंस नहीं मिल रहा है। यहाँ पर भी देखिए OH यहाँ से हटा तो सकते थे, लेकिन H का नंबर यहाँ पर कम है, तो इसका मतलब एक डबल बॉन्ड यहाँ बनेगा, एक डबल बॉन्ड यहाँ बनेगा। तो ऐसा किस में दिखाया जा रहा है, इस A ऑप्शन में देखिए। बोलो बेटा। भैया ये वाला OH हटाओगे तो देखो ना एक डबल बॉन्ड यहाँ पर बन जाएगा, चेक कर लो। ये देखो भाई, यानी एक डबल बॉन्ड यहाँ पर बन जाएगा, अगला एक डबल बॉन्ड यहाँ पर बन जाएगा। अगर मैं यहाँ बनाना चाहूँ तो भैया OH हटाऊंगा, एक डबल बॉन्ड यहाँ, एक OH यहाँ हटाऊंगा तो एक डबल बॉन्ड यहाँ, ठीक। तो ये वाला कंपाउंड ज़्यादा स्टेबल होगा। और जेटसैप के हिसाब से भी बोल रहे हैं कि ज़्यादा स्टेबल एल्कीन बनना चाहिए, और हाइड्रोजन वहाँ से हटाओ ना जहाँ पर हाइड्रोजन का नंबर कम हो, ठीक। तो OH यहाँ से H यहाँ से हटा तो डबल बॉन्ड यहाँ, OH यहाँ से H यहाँ से हटा तो डबल बॉन्ड यहाँ। तो आंसर कौन सा हो गया, A वाला हो गया भाई। ओके अगला मिलाओ, नेक्स्ट देखो। अब बोल रहा है मैच द लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2, तो मिलाते हैं एक एक करके। साइनोहाइड्रिन किससे बनता है, HCN से। HCN से अगर हम रिएक्शन करा दें एल्डिहाइड कीटोन के तो साइनोहाइड्रिन, यानी A का फोर्थ एक आंसर हो गया, दैट्स ऑल, बन गया भैया। लेकिन मेरा दिल कर रहा है थोड़ा और कर दे, पूरा कर दे। देखो बेटा एसिटैल, तो अल्कोहल से बनता है एसिटैल, ठीक है ना। बोलो क्लियर। सिर्फ बेस बनता है अमीन से, तो ये देखो सेकंड। ऑक्साइम बनता है NH2OH से, तो ये देखो फर्स्ट हो गया, ठीक है ना। A का फोर्थ, B का थर्ड बिल्कुल सही, C का सेकंड बिल्कुल सही, D का फर्स्ट। ऐसे हमको एक ही से मिल गया था आंसर। और नेक्स्ट मिलाते हैं। रिएक्शन ऑफ अ कार्बोनिल कंपाउंड विद वन ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट्स involves the nucleophilic addition
फॉलोड बाय एलिमिनेशन ऑफ वाटर। ठीक है ना, दो बातें बोल रहा है। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन और पानी भी निकल जा रहा है। तो ऐसा तो इसी कंडीशन हो सकता है हाइड्रोजन के साथ। देखो ना, ये हमारे पास एल्डिहाइड हो गया, ये हमारे पास हाइड्रोजन हो गया NH2OH, हाइड्रोक्सिलामीन हो गया या हाइड्रोजन हो गया। ठीक है ना, या देखो ये रहा NH2 क्या होगा, ये हाइड्रोजन। या ऐसा और भी कोई ले सकते हो भाई, ऐसा और भी कोई ले सकते हो। फिनाइल हाइड्रोजन, 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन, सेमी कार्बाजाइड, उन सब में होगा क्या, एल्डिहाइड या कीटोन जो भी है उसका ये H2O के साथ चला जाएगा इन वीकली एसिडिक मीडियम। ठीक है ना, ऐसे इस पर होता क्या है, अटैक तो यही वाला करता है जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ये देखिए, तो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ने अटैक किया, पाई इलेक्ट्रॉन इधर, आपने इसको न्यूक्लियोफिलिक एडिशन बोला। फिर बाद में हीट कर दो, वाटर निकल जाएगा, इसलिए हम डायरेक्ट दिखा रहे हैं। तो क्या बनेगा बेटा, हाइड्रोजन या कोई भी ऐसा जो क्या चीज़, अमोनिया का डेरिवेटिव हो, जैसे हमने बोला ना, हाइड्रोजन हो सकता है, अमीन हो सकता है, एनिलीन हो सकता है ना, NH2H हाइड्रोक्सिलामीन हो सकता है, हाइड्रोजन की जगह फिनाइल हाइड्रोजन हो सकता है, 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन हो सकता है। उन सब में यही बात होगी, इन प्रेजेंस ऑफ फीबली एसिडिक सॉल्यूशन उसका H2O के साथ निकल जाएगा, लेकिन पहले न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा। क्लियर? अच्छा, इन सब में भी न्यूक्लियोफिलिक अटैक होता है लेकिन वाटर निकलता नहीं है। यहाँ पर हाइड्रोजन साइनाइड से HCN, H और CN डायरेक्ट जुड़ जाते हैं। ठीक, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड में भी हाइड्रोजन नहीं निकलता, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में भी सीधा एडिशन हो जाता है, कोई भी वहाँ से मॉलिक्यूल वाटर का निकलता नहीं है। इसलिए ये हमारा आंसर कौन सा हो गया, ए। ओके, डन। अब मिलाइए, देखिए एक हम लोग अगले सवाल पर आते हैं, क्या होगा वो जरा चेक मारिए। देखिए भाई, द करेक्ट ऑर्डर फॉर द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ मिथाइल सब्सटीट्यूटेड अमीन। बेटा दो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लो, बिल्कुल याद कर लो, एकदम साफ। आप इसमें बहुत ज़्यादा चक्कर में न पड़िए कि क्या होगा, के कैसे हम डिसाइड कर रहे हैं, कुछ नहीं। यानी अगर मेरा RCH3 हो तो बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर होगा सबसे ज़्यादा R2NH यानी प्राइमरी, सॉरी सेकेंडरी, फिर उसके बाद RNH2 प्राइमरी, फिर उसके बाद R3N टर्सरी, देन अमोनिया। लेकिन अगर मेरा RC2H5 हो जाए, ठीक है ना बेटा, तो भी ये R2NH ही सबसे ज़्यादा होगा, देन हमारा R3N आ जाएगा, देन RNH2, देन अमोनिया। ये सब पूरी बातें डिसाइड करके बताई तो जाती हैं, लेकिन उसमें क्या होता है, आपका टाइम लग जाता है पूरा डिसाइड करने में। बेस्ट क्या है, याद करो भैया, याद करो। हाँ, गैसियस स्टेट में या नॉन पोलर सॉल्वेंट में, गैसियस स्टेट में या नॉन पोलर सॉल्वेंट में ऑर्डर थोड़ा बदल जाएगा। उसमें हो जाएगा R3N, R2NH और ये RNH2। कब होगा, इन गैसियस फेज और इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, नॉन पोलर सॉल्वेंट। ठीक, हो गई बात खत्म, ध्यान रखिएगा। तो अभी मेरे को तो ये वाला आंसर देना है, CH3 है हमारे पास, तो सबसे ज़्यादा सेकेंडरी, देन प्राइमरी, देन टर्सरी, दैट इज द आंसर बी। ठीक, अब बोल रहे हैं द अमीन दैट रिएक्ट्स विद हिंसबर्ग रिएजेंट। तो हमें मालूम है हिंसबर्ग रिएजेंट से टर्सरी रिएक्शन नहीं करता, प्राइमरी और सेकेंडरी करते हैं। प्राइमरी रिएक्शन करेगा लेकिन वह एल्कली में डिसॉल्व हो जाएगा, सेकेंडरी रिएक्शन करेगा लेकिन वह एल्कली में डिसॉल्व नहीं होगा। ये मैंने अपना पहले आइडिया बनाया। अमीन रिएक्ट्स विद हिंसबर्ग रिएजेंट टू गिव एन एल्कली इनसॉल्युबल।
तो हमें मालूम है एल्कली में सॉल्युबल ना हो, कौन सा होगा? सेकेंडरी वाला। प्राइमरी वाला क्या था? हिंसबर्ग रिएजेंट से रिएक्शन करेगा, जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या होगा? एल्कली में सॉल्युबल होगा। लेकिन सेकेंडरी से करेगा तो वो एल्कली में सॉल्युबल नहीं होगा। अब चेक करो, सेकेंडरी अमीन, टर्सरी अमीन, ठीक, प्राइमरी अमीन, और ये देखो भैया NH2 प्राइमरी अमीन। तो सेकेंडरी अमीन ही ऐसा है जो हिंसबर्ग रिएजेंट से रिएक्शन करेगा, लेकिन वो प्रोडक्ट एल्कली में डिसॉल्व नहीं होगा, ठीक। सुक्रोज ऑन हाइड्रोलिसिस, तो भैया सुक्रोज बनता किससे? अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज, ध्यान दीजिएगा, अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज। अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज के बीच में जो लिंकेज होता है, ठीक है ना, उससे ग्लूकोज बनता है। पानी निकल जाएगा और ग्लूकोज बन जाएगा। अब अगर इन दोनों में फिर से पानी मिला दो तो ये दोनों शुगर अलग हो जाएंगे, यानी अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी सुक्रोज बन जाएगा। इसीलिए सुक्रोज के हाइड्रोलिसिस से आपको क्या मिलता है? अल्फा डी ग्लूकोज, बीटा डी फ्रक्टोज। हो गई बात खत्म। नेक्स्ट देखो बेटा, डिफिशियंसी ऑफ विटामिन B1 याद होना चाहिए, याद भी होगा आपको। यस, वेरी वेरी करेक्ट। विटामिन B1 की कमी से होता है वेरी वेरी, वैसे पूरा ही याद कर लो। अब ये बोल रहे हैं चलो इनको जरा मैच करा दो, तो आपको तो मालूम है Na2O का नेचर कैसा होता है, बेसिक। तो फर्स्ट का B, ये लो भैया फर्स्ट का B, दो आंसर हो गया। सेकंड का मिला लेता हूं, Al2O3 आपको याद होगा, एम्फोटेरिक। तो भैया सेकंड का D, एम्फोटेरिक सेकंड का D, इसमें हो गया, ये आंसर हो गया। आगे आपको मालूम है N2O कैसा होता है, न्यूट्रल, और Cl2O7 कैसा होता है, एसिडिक। लेकिन हम आंसर तो पहले ही पा गए ना, पा गए ना। नेक्स्ट मिलाओ, फॉर द सेकेंड पीरियड एलिमेंट द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द फर्स्ट आयोनाइजेशन इंथैल्पी। सेकेंड वाले के लिए आप देखो फर्स्ट आयोनाइजेशन इंथैल्पी का ऑर्डर क्या होगा, ये लिथियम, देन बोरान, देन बेरिलियम। याद है ना, बेरिलियम का ज़्यादा हो जाता है बोरान से, देन कार्बन, देन नाइट्रोजन होना चाहिए, नहीं होता, ऑक्सीजन आ जाता है, उससे बड़ा नाइट्रोजन, देन फ्लोरीन, देन नियॉन, ठीक। यानी एक यहाँ पर गड़बड़, एक यहाँ पर गड़बड़, मिलाओ। ऐसा किसमें दिख रहा है? लिथियम बेरिलियम खत्म, लिथियम बेरिलियम खत्म, लिथियम बोरान, यस करेक्ट, बेरिलियम कार्बन, यस करेक्ट, नाइट्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन का ज़्यादा, यस, ये मोर करेक्ट हो गया ना। ये तरीका होता है हम लोग का, यानी देखो इन दोनों को बाहर कर दिए क्योंकि लिथियम के ठीक बाद बेरिलियम है, और हमारे हिसाब से लिथियम के ठीक बाद बोरान आना चाहिए था। तो बोरान बाद बेरिलियम, देन कार्बन बराबर आया, फिर नाइट्रोजन ऑक्सीजन में नाइट्रोजन आगे आ जाएगा ड्यू टू हाफ फिल्ड एक्स्ट्रा स्टेबल p ऑर्बिटल। बेरिलियम आगे क्यों आ गया? ड्यू टू फुल फिल्ड एक्स्ट्रा स्टेबल s ऑर्बिटल, ठीक है ना। अब मिला बेटा क्या बनेगा, among the following which compound will show highest lattice enthalpy। तो भैया आपको मालूम है lattice enthalpy is directly proportional to Q1 Q2 और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस यानी एटॉमिक रेडियस। तो देखो फ्लोरीन सब में बराबर हो गया, तो एनायन तो सब में एक जैसा है। अब कैटायन देखो, जिस कैटायन का एटॉमिक रेडियस सबसे छोटा होगा उसी का लैटिस एंथैल्पी सबसे ज़्यादा होगा। अब यहाँ मिलाओ, ऊपर है कौन है, ये सोडियम है, देन पोटेशियम, देन रुबीडियम, देन सीजियम। सबसे छोटा साइज, इसका मतलब सबसे ज़्यादा लैटिस एंथैल्पी। ओके डन, हो गया ना। नेक्स्ट मिलाओ, बोल रहा है आइडेंटिफाई द करेक्ट आंसर। भैया इसमें करेक्ट ढूंढ लो भैया। 3 रेजोनेंस स्ट्रक्चर कैन बी ड्रॉन फ्रॉम ओजोन। जरा देख लेते हैं भैया, ये रहा ओजोन, एक ये वाला बनाया, दूसरा कौन सा बन जाएगा,
एक दूसरा वाला कौन सा बन जाएगा, ये लीजिए, इस ओजोन के 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। और ये कितने बोल रहा है भैया, 3, गलत बोल रहा है। तो यही आंसर हो गया, यही क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है ना। सॉरी, वो बोल रहा है करेक्ट, ये गलत हो गया भाई। अब यहां मिलाओ, BF3 हैज नॉन जीरो डायपोल। BF3 में क्या बोल रहा है, नॉन जीरो। आप मिलाते हैं, ये रहा BF3 sp2 हाइब्रिडाइजेशन ट्रायगोनल प्लेनर, तो इसका तो म्यू 0 हो गया। तो ये बोल रहे हैं नॉन जीरो, गलत, इसका तो 0 है। अब डायपोल मोमेंट ऑफ NF3 इज ग्रेटर देन दैट ऑफ अमोनिया। ये देखो भैया, ये रहा NF3, चेक करो भैया, NF3, और ये रहा NH3, ये लो भैया, ये रहा NH3। देखो इसमें जो बॉन्ड डायपोल का डायरेक्शन है ये है, ठीक, यानी बॉन्ड डायपोल और ऑर्बिटल डायपोल। ये देखो ऑर्बिटल डायपोल और ये बॉन्ड का डायपोल दोनों एक ही लाइन में, सब जुड़ जाएंगे। इसमें देखो भैया, ऑर्बिटल डायपोल इधर है, बॉन्ड डायपोल इधर है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो इसका तो कम हो जाएगा, यानी NF3 का कम हुआ, NF3 का कम हुआ, NH3 का ज़्यादा हुआ। ये क्या बोल रहे हैं, NF3 का ज़्यादा, गलत। देखो भैया, तीनों गलत हो गए, तो इसका मतलब ये सही होगा, लेकिन यहाँ चेक भी कर लो। कौन सा, CO3 डबल माइनस आयन। तो आपको मालूम है इसमें 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। ये देखो, एक बार डबल बॉन्ड O इधर, एक बार डबल बॉन्ड O इधर, बोलो, और एक बार डबल बॉन्ड O किधर, दूसरी साइड में। ये लो भैया, ये देखो एक बार इधर, यानी 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसके बन गए। और यही बोल रहा है 3 कैनोनिकल फॉर्म, यस करेक्ट। ऐसे तो 3 गलत कर दिया था, तब भी हमारा आ गया था। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डायपोल मोमेंट्स फॉर मॉलिक्यूल अमोनिया H2S CH4 एंड HF, ठीक है ना। एक बात मैं जानता हूं कि CH4 का म्यू 0 होता है, CH4 का म्यू 0 हो गया, तो CH4 सबसे कम, तो ये दोनों आंसर तो नहीं हो सकते, 2 तो बाहर, 2 मिले। अब जरा आगे मिलाओ, अमोनिया और H2S में अमोनिया का डायपोल मोमेंट ज़्यादा, तो भैया अमोनिया और H2S में अमोनिया का ज़्यादा, ठीक। यहाँ पर देखो इन्होंने H2S का ज़्यादा कर दिया, ये गलत हो गया। इसका अलावा आंसर कौन सा होगा, D, यानी सबसे ज़्यादा HF, देन अमोनिया, देन H2S। ओके, तो अमोनिया का ज़्यादा क्यों हो जाएगा भैया, चार्ज ज़्यादा डेवलप होगा, इसलिए डायपोल मोमेंट ज़्यादा होगा, क्योंकि हम लोग हमेशा चार्ज को डोमिनेंट मानते हैं ओवर द साइज। बोलते हैं स्टेबिलिटी ऑफ +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो आप देखो ना, बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम में ऊपर से नीचे +1 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी इंक्रीज करती है, स्टेबिलिटी इंक्रीज्ड। क्यों, रीजन आपको याद होगा, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। जो थैलियम है उसमें जो S का इलेक्ट्रॉन है वो बॉन्ड फॉर्मेशन में आसानी से नहीं जाता, इसीलिए ऊपर से नीचे +1 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी बढ़ रही है। वही देखिए ऑर्डर लिख दिया, बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। ओके, नेक्स्ट देखो बेटा, it is because of inability of NS2 electrons of the valence shell to participate in bonding that, अब बोल रहा है कि जो NS के इलेक्ट्रॉन है बॉन्ड फॉर्मेशन में नहीं जा रहे, उसी को बोलते हैं हम लोग इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो बोलते हैं इसमें टिन और लेड में बताओ क्या होगा। तो देखो ये जो टिन है इसका +4 ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल होगा, लेकिन जो Pb है इसका +2 ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल होगा। क्यों होगा, वही इनर्ट पेयर इफेक्ट, वही वहाँ पर भी बताया था, थैलियम वाले में भी, है ना। ऊपर से नीचे +1 की स्टेबिलिटी बढ़ रही है, ऐसे ही लेड वाले में +2 की स्टेबिलिटी बढ़ेगी, तो इसका मतलब ये ज़्यादा स्टेबल हो गया। तो इसका मतलब
गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ध्यान देना, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन, तो सब्सटेंस रिड्यूसिंग एजेंट, तो ये हमारा क्या हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट। और ये देखो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन, तो सब्सटेंस क्या हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये देखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो एक बात तो बिल्कुल क्लियर होगी कि Pb+4 इज ऑक्सीडाइजिंग और Sn+2 इज रिड्यूसिंग। तो यानी कि ये वाला आंसर बनेगा भैया, ठीक है ना। Sn+2 इज रिड्यूसिंग while Pb+4 इज ऑक्सीडाइजिंग। यहाँ इतनी बात तो सही है, ये वाली बात गड़बड़ है। ओके अब बेटा मिलाओ, नेक्स्ट देखो, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयनिक रेडियाई ऑफ Y++n La++n ये बता रहा है, ठीक है ना। आपको मालूम है लालू, ला से लू तक लेंथेनम लेंथेनोइड्स के सीरीज के मेंबर है। तो आपको मालूम है उसमें सबसे बड़ा लेंथेनम होगा, उसके बाद यूरोपियम होगा, उसके बाद ल्यूटीनियम होगा, ठीक है ना। अगर मैं कैटायन ले रहा हूं तो ऑर्डर यही चलेगा, ऊपर से क्रम से घटता चला जाएगा, ठीक है ना, ऊपर से क्रम से घटता चला जाएगा। कैटायन लोगे तब, एनायन में नहीं। अब ऐसा देखो किस में दिखाई दे रहा है, लेंथेनम, उसके बाद यूरोपियम, उसके बाद ल्यूटीनियम। इसमें ल्यूटीनियम सबसे बड़ा कर दिया गलत, इसमें लेंथेनम के बाद यूरोपियम ल्यूटीनियम यहाँ सही दिखा रहा है, और इसमें लेंथेनम को सबसे पीछे कर दिया, इसमें भी लेंथेनम को सबसे पीछे कर दिया। इसका आंसर कौन सा हो गया, सी। देखो मुझे इसके बारे में नहीं पता था, लेकिन मैंने आंसर निकाल लिया ना, आ गया कि नहीं आ गया। तो ये टेक्निक होती है आंसर निकालने की। आओ मेरे नेक्स्ट देखो बेटा, द पेयर ऑफ लैंथेनोइड आयंस विच आर डायामैग्नेटिक। तो लैंथेनोइड में जो शुरू वाले मेंबर होंगे और जो लास्ट वाले मेंबर होंगे उसी में फुलफिल्ड होगा ना, उसी में तो नोबल गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनने का चांस रहेगा। तो उन्हीं में क्या होगा, उन्हीं में क्या होगा, सारे भरे रहेंगे इलेक्ट्रॉन, तो क्या हो जाएगा, डायामैग्नेटिक। बाकी में तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तो पैरामैग्नेटिक होगा। जैसे यहाँ पर देखो मैं Ce की बात कर रहा हूँ, ये देखो Ce कितना होता है, 58 होता है, याद आ गया। 58 की बात करोगे तो ये मैं ले लूँगा जिनान 54, फिर कौन आएगा 6s2, 4f और ये 5d, तो मिला बेटा 6s2 और ये 54 to 56, 157, 158, यही हो गया। और भैया जब ये चारों निकाल दोगे तो उससे पहले नोबल गैस हो जाएगा। इसका मतलब Ce में तो हमको मिल जाएगा कैसा, डायामैग्नेटिक। अब एक और ढूंढो, बाकी सभी मेंबर हमारे बीच के हैं, कैसे पता, चेक कर लो ना, ये कैसे था, सीने पर नदियां पीएम की समाई यूं, गदगद तब दिल होया, हुआ नहीं बोल रहा हूं, होया, गदगद तब दिल होया, इरे तम यब लुढ़के। तो देखो यब में क्या आएगा भैया, ये रहा जिनान, ये रहा 6s2, ये रहा 4f14 और ये रहा 5d में 0। तो भैया हम यहाँ पर YB के दो यानी S वाले ये दोनों इलेक्ट्रॉन निकाल ले रहे हैं। तो बोलो F में पूरे भरे हुए हैं कि नहीं भरे हुए हैं। जब फुलफिल्ड होगा F में तो बोलो पैरामैग्नेटिक होगा कि डायामैग्नेटिक। यस डायामैग्नेटिक, करेक्ट। देखो बेटा, तो इसलिए आंसर कौन सा हो गया, ए वाला। और अगर मैं ल्यूटीनियम देखता तो S का 2 और D का 3, 3 निकाल देता तो Lu+3 वाला भी हमारा क्या हो जाता, डायामैग्नेटिक हो जाता, करेक्ट। अब मिला बेटा, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द स्टोइकियोमेट्री ऑफ द AgCl फॉर्म्ड व्हेन सिल्वर नाइट्रेट एक्सेस। देखो बेटा, इस कॉम्प्लेक्स का मैं फार्मूला बनाऊं तो क्या बनेगा,
CONH3 होल 6 Cl3, इसका बनाऊंगा तो आएगा CONH3 होल 5 Cl और ये Cl2, ठीक है ना। वो न्यूट्रल वाले पहले भीतर करते हैं, फिर बाकी बचे हुए आयन को देखते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा तो 6 भीतर लिया, 5 1 6 भीतर लिया। अब देखो अगले वाले का, यहाँ आएगा CONH3 होल 4 और Cl2 2, क्योंकि 6 चाहिए मुझे, 4 2 6 हो गया, तो बचा कौन, 1 Cl। इसका मतलब ये 3 मोल सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्शन करेगा, इसका 1 मोल 3 मोल AgCl बनाएगा, ये 2 मोल AgCl बनाएगा, और ये 5 1 6 5 1 6 2 भीतर जाएगा, 5 1 6, ठीक है, 2 मोल आएगा इसमें। अब कौन बचा भाई, इसमें हमारा 1 मोल आएगा, तो एक में हमारा 3 आ रहा है, पहले वाले में यहाँ 3 आ रहे, और इस वाले में हमारे कितने 2 आ रहे, इस वाले में कितने आ रहे, 1 आ रहे। तो मिला भैया 3 2 और 1, कौन सा आंसर हो गया, ये आंसर हो गया। क्लियर हो गया बेटा, कितने वही बनेंगे प्रेसिपिटेट, वही तो जानना चाहता है। अब मिलाओ, नेक्स्ट देखो कौन सा सवाल है, ये देखिए, कहता मैच कर दो। ये देखिए अभी कोऑर्डिनेशन का सवाल है। अब NO2 अगर लगा हुआ है तो आपको मालूम है इसमें लिंकेज आइसोमेरिज्म होगा, तो A का हो गया सेकंड। अब देखो कोई है आंसर, A का सेकंड 2 जगह पर है। अब B वाले को और चेक कर लूँ, बात बन जाए। तो देखो बेटा सल्फेट और Br आयंस बदल जाएंगे, तो इसका मतलब ये आयोनाइजेशनल हो गया, तो B का थर्ड हो गया भैया, B का थर्ड, ये आंसर हो गया। अब जरा C का भी मिला लो भाई, C में ये दोनों आपस में चेंज होंगे, तो यहाँ पर कौन सा होगा, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, C का फोर्थ। अब D में वाटर मॉलिक्यूल का नंबर ही बदल सकता है, इसलिए हाइड्रेटेड या सॉल्वेटेड यानी फर्स्ट, सो आंसर A, यानी पहले ही वाला आंसर। अब देखो बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग फील्ड स्ट्रेंथ, ये याद होना चाहिए, ठीक है ना। तो बेटा उसमें सबसे पहले Cn-आयन देन ऑक्सिलेट, इन दोनों में है, ये वाले तो दोनों खत्म हो गए। अब इसमें F-आयन और Cn-आयन में देखो, तो F-आयन ज़्यादा हो गया, Cn-आयन कम, तो कौन सा आंसर हो गया, ए। ये रटा होना चाहिए, ये बिना रटे नहीं बनेगा भाई, ठीक है ना बेटा, याद करना पड़ेगा। ये देखिए फेलिंग सॉल्यूशन बी इज, तो हमें मालूम है एक्वस कॉपर सल्फेट क्या होता है, फेलिंग सॉल्यूशन ए होता है। एल्कलाइन कॉपर सल्फेट नहीं होता है, ठीक है ना। एल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ सोडियम पोटेशियम टार्टारेट यानी रोसेल साल्ट जिसको बोलते हैं, मैं इसको बोलता हूँ रचेली साल्ट, पढ़ लो देखो, यही तो है ना। हाँ देखो, तो ये क्या हुआ, एल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, ये हमारा हुआ फेलिंग सॉल्यूशन बी। 2024 के पेपर में आया था कि फेलिंग सॉल्यूशन ए क्या है, तो एक्वस कॉपर सल्फेट। हमने आपसे बी पूछा, तो बी कौन सा है, एल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ सोडियम पोटेशियम टार्टारेट यानी रोसेल साल्ट। और ये देखिए हम 30 क्वेश्चन जो लेकर के आए उसमें आज ये आखिरी क्वेश्चन। तो ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ मोर साल्ट सॉल्यूशन फेरस अमोनियम सल्फेट विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज एडेड। लैब में किया ना एक्सपेरिमेंट मोर साल्ट वाला, क्या करते हो, जब आप मैटर तौल लेते हो यानी मोर साल्ट तौल लेते हो और उसको फिर मेजरिंग फ्लास्क में जब डाल देते हो तो उसमें पहले डाइल्यूट H2SO4 मिलाते हो, याद आया। फिर उसके बाद ऐसे गर्दन पकड़ के उसको खूब हिला के उसको घोल लेते हो तब पानी मिलाते हो। हम पहले ही पानी मिला देते हो भाई साहब, हाइड्रोलिसिस हो जाएगा, फेरस हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, येलो कलर का प्रेसिपिटेट वहाँ डिपॉजिट हो जाएगा, पहले पानी ना मिला दीजिएगा। अरे किया भी तो होगा लैब में, क्या है ना, तो उसमें क्या बनता है फेरस सल्फेट। तो ये देखो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड मिला देंगे मोर साल्ट में, फेरस सल्फेट में, तब उसका हाइड्रोलिसिस रुक जाएगा, ठीक है ना बेटा। तो आंसर कौन सा हो गया, डी। तो ये हमने आपके सामने एक बार फिर से
कंप्लीट कर दिया। आपके पास एक और पेपर लेकर के हम आएंगे अगले वीडियो में। ओके, थैंक यू।